हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं एक कैटेगोरिकल मॉडरेटर जिसकी दो से ज़्यादा कैटेगरीज हों, उसको हम मल्टी ग्रुप एनालिसिस के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। दिसंबर 22 में जेबीआर के अंदर ये पेपर आया है, जर्नल ऑफ बिजनेस रिसर्च के अंदर, मल्टी ग्रुप एनालिसिस ऑफ मोर देन 2 ग्रुप्स इन पीएलएस सेम। ऑथर्स ने दो चीज़ों को कंपेयर किया। इन्होंने कहा एक तो होता है ओमनिबस टेस्ट ऑफ ग्रुप डिफरेंसेस ओटीजी, और दूसरा है नॉन पैरामीट्रिक डिस्टेंस बेस्ड टेस्ट एनडीटी। ये दोनों आर स्टूडियो के अंदर यूज होते हैं और इसके बारे में, इसको एक्चुअली काम कैसे करें सी सैम पैकेज के अंदर, ये हम देखेंगे। ऑथर्स ने कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस भी दी हैं, तो एक बार वो क्विकली गाइडलाइंस भी देख लेते हैं। हमने ये डिस्कस किया कि बहुत सारे लोग जो माइकॉम को यूज नहीं करते हैं, माइकॉम इज अ कंपल्सरी पार्ट, तो इन्होंने कहा कि बहुत सारे तो ये बताते ही नहीं हैं कि ग्रुप डिफरेंसेस वगैरह कितने आए, 61 ने नहीं बताया। हैंसलर ने एक अप्रोच दी थी, माइकॉम की अप्रोच, जिससे मेजरमेंट इनवेरिएंस ऑफ कंपोजिट मॉडल ये हम चेक कर सकते हैं। ये कॉमन फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर दोनों पे काम करता है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी 61% लोग इसके बारे में नहीं मेंशन करते हैं, तो करना चाहिए ये। जब भी आप कभी एमजीए यूज करें तो आपको कंपल्सरी इनवेरिएंस टेस्ट चेक करना होगा। तो उसके बारे में इन्होंने कुछ ऑथर्स ने गाइडलाइंस दी हैं। गाइडलाइंस ये हैं कि आप ये एक पाथ के लिए चेक कर सकते हैं या पूरे मॉडल के लिए चेक कर सकते हैं। मॉडल के लिए भी चेक करें तो परमुटेशन बेस्ड एनपीटी यूज करते हैं आगे। अच्छा, इसमें कैसे काम करना है इसके कुछ मैंने यहाँ स्टेप्स लिख दिए हैं। जब भी हम सी सैम के अंदर काम करेंगे तो सी सैम के अंदर सबसे पहले हम मॉडल रन करेंगे। ये बिल्कुल वही तरीका है जैसा लवान में करते थे। और यहाँ एक अच्छी बात है, यहाँ एक कमांड है वेरीफाई, जो एडमिसिबिलिटी चेक करेगी। एडमिसिबिलिटी मतलब 4-5 तरह के एरर, हेवुड्स केस के बारे में, जब आपकी स्टैंडर्डाइज बीटा 1 से ज़्यादा हो जाए, नॉन पॉजिटिव डेफिनेट कोवेरियंस मैट्रिक्स, इसका एरर, इस तरह के 5 एरर को चेक करके ये बताता है आपका मॉडल एडमिसिबल है या एडमिसिबल है। तो पहले तो आप मॉडल को चेक करेंगे। उसके बाद क्योंकि मुझे कैटेगरी वाइज अलग अलग रन करना है, तो मैं पूरे मॉडल को स्प्लिट कर दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरीज ऑफ एमसीक्यू। अब यहाँ हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो वो कैटेगरी साइज कंपेरेबल हो, ऐसा ना हो एक में 100 है दूसरे में 15 है, कंपेरेबल हो। और दूसरा लार्ज हो ताकि सैम रन कर सके। लार्ज का मतलब हर कैटेगरी अगर 100+ है दैट्स गुड, अदरवाइज आप देख लीजिए जी पावर वगैरह यूज करके। पर सी सैम भी चेक करता है कि कैटेगरी लार्ज है या नहीं, वरना इनएडमिसिबल हो जाता है। सफिशिएंट लार्ज हो, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड, वो जो हमने 3 कैटेगरी में स्प्लिट किया है उनको कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन करने के बाद मॉडल रन करेंगे और हर ईच कैटेगरी की, ईच ग्रुप की एडमिसिबिलिटी चेक करेंगे। तो अब ये क्वेरी आ सकती है कि फिर फर्स्ट में और थर्ड में फर्क क्या हुआ? आपने स्प्लिट किया फिर कंबाइन कर दिया। स्प्लिट करके जब कंबाइन किया तो ये डाटा ग्रुप वाइज रन होगा, यानी मैं 4 बार नहीं कमांड रन करूंगा, एक ही कमांड से हर ग्रुप के लिए अलग अलग आउटपुट आएगा। यहाँ पूरे सब ग्रुप्स के लिए एक आता था, यहाँ ग्रुप वाइज आएगा और हर एक की एडमिसिबिलिटी चेक करनी है। ये सबसे बड़ा हिंड्रेंस है, सबसे बड़ा इशू आता है। अगर ये काम कर जाता है तो माइकॉम रन करेंगे। सी सैम के अंदर माइकॉम प्रोसीजर गिवन है और माइकॉम अगर करेक्ट है तो हम एमजीए रन करेंगे। अगर ये नहीं आता है तो हमें अपने स्ट्रक्चरल मॉडल में से कुछ स्टेटमेंट को हटाना होता है। ओके, आइए इसको देखते हैं कि आर के अंदर हम करेंगे कैसे। मेरे पास फाइल है थ्योरी ऑफ रीजन एंड एक्शन की। मैं यहाँ पे एक एटीट्यूड है, सब्जेक्टिव नॉर्म, बिहेवियर इंटेंशन, बिहेवियर, 4 मेरे पास कंस्ट्रक्ट हैं। इसके अलावा एज, इनकम, जेंडर, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो मैं यूज कर रहा हूँ कंपोजिट बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग सी सैम पैकेज के बारे में। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लवान के अंदर रन करते हैं। तो मॉडल मैंने बनाया। हाँ, लवान ये कहता है आप सीएफए पे काम करें, हर एक का हर एक से कोरिलेशन निकालें। पर सी सैम क्योंकि ये पीएलएस यूज कर रहा है, इसका कहना है कि आप स्ट्रक्चरल मॉडल पे ही काम करें। तो मॉडल को मैंने रन किया और इस चीज को मिनिमाइज कर लेते हैं एंड लेट्स कम बैक। मॉडल को रन करने के बाद यहाँ डॉट डाटा इज इक्वल टू डाटा डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल 1 नाम दिया है मैंने। पाथ वेइंग स्कीम पाथ है और टॉलरेंस ये तो स्टैंडर्ड से होते हैं। मैंने रन किया। ओके, ये कह रहा है कि यहाँ पे इसको फंक्शन नहीं मिला, फाइल नहीं मिली, तो मैं एक बारी अटैच कर देता हूँ। तो अटैच करने के बाद डाटा ओके, तो शायद एनवायरनमेंट में मेरे कुछ है ही नहीं। ठीक है, मैं एक फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ डाटा।
सो लवान, इसका नाम, ओके ये तो आर का सिंटेक्स फाइल है, सॉरी। सो एक्सेल के अंदर मेरा है डाटा इनवेरिएंस। इस फाइल का नाम मैं रखता हूं शॉर्ट करके डाटा। इंपोर्ट और एक बार इसको अटैच कर लेते हैं, राइट। अटैच करके कंट्रोल एल कंसोल को क्लियर करने के लिए। ऊपर ये लवान वाला है, इसी के अंदर मैंने नीचे लिख दिया है अपना यहाँ 175 के करीब से ये मेरा मॉडल हो गया। मॉडल के बाद मैंने रन किया और वेरीफाई, तो इसने बताया नॉट ओके। देखा पहला मॉडल ही इनएडमिसिबल आ गया है। क्या प्रॉब्लम है? ऑल एब्सोल्यूट स्टैंडर्डाइज लोडिंग लेस देन 1 हेवुड्स केस हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ऐसे में क्या करते हैं हम? ऐसे में जब ये प्रॉब्लम हो, हम अपनी स्टेटमेंट को किसी को हटाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बारी, क्योंकि मैंने इस पे काम करके देखा था, तो शायद ये एटीट्यूड 4 प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो ये मैंने हटा दिया है, राइट। तो ये चीज़ हमें काफ़ी करना पड़ेगा। तो यानी आप ये याद रखिए कि मेजरमेंट ऑफ इनवेरिएंस एक प्रोसीजर है जिससे हम कोई भी आइटम को पता लगाते हैं कि कौन सी आइटम मिसफिट है और उसको हटाते हैं। बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि सिर्फ वो आइटम हम अपने कंस्ट्रक्ट में रखें, अपने स्केल में, अपने रिसर्च में रखेंगे जिस पे सारे ग्रुप बिल्कुल एक जैसे बिहेव करते हैं, बिलीव करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। जिनमें डिफरेंसेस होगा उनको हम ड्रॉप कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने सबसेट कमांड यूज की, डाटा जेंडर इज इक्वल टू 1, जेंडर इज इक्वल टू 2, और अब मैंने क्या किया, इन दोनों का ये एक तरीका ऐसे यूज करना है मुझे CSAM। पहले तो मैं यहां पे लिख रहा था डाटा पूरा, अब मैंने लिखा डाटा लिस्ट ग्रुप 1 मैन ग्रुप 2 वुमेन, ये लिखना है, और मॉडल 1, बस इतना सा ही लिखना है। सो लेट मी रन CSAM रिजल्ट और वेरीफाई नॉट ओके। ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है? कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसी है जो इक्वल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से देखना पड़ेगा कौन कौन सी स्टेटमेंट ऐसी हैं जो एक जैसी नहीं है। आई होप शायद एटीट्यूड 5 वाली भी प्रॉब्लम करती है। मैं देख लेता हूँ। देखिए जैसे एटीट्यूड 5 मैंने हटाया, दोबारा से रन किया, ये तो ऊपर वाला है, और नीचे वाला जब मैंने रन किया तो इसमें से 2 एरर थे, पहले एक उड़ गया, एक कोई और स्टेटमेंट है जो परेशान कर रही है, वो हटाना होगा। तो खैर अभी हम बात करते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा कैटेगरी है उसकी, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में मैं ये डिस्कस कर चुका हूं कि लवान माइकॉम को CSAM के अंदर कैसे करते हैं। तो एक बार 2 से ज़्यादा कैटेगरी वाले हम चेक करते हैं। तो मैंने एक्सपीरियंस के बेस पे, देखिए पहले तो टोटल एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, और 3 ग्रुप बनाए और वेरीफाई करें नॉट ओके। और देख लेते हैं। तो मैंने एक ट्रायल एंड एरर ब्लॉक बनाया जिसमें से मैं कुछ हटा हटा के देखता जाऊंगा यहाँ पे कि कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, सो ऑन। जैसे मैं आपको एक दिखाऊं कि अगर यहाँ पे प्रॉब्ली शायद बिहेवियर इंटेंशन 4 में कुछ इशू है, सो इस नहीं इसमें तो और ज़्यादा गड़बड़ आ गया। तो 5 में कुछ इशू है शायद, ये थोड़ा सा, नहीं ये भी नहीं है। एटीट्यूड 5 में तो आई एम श्योर एक था इशू। ग्रुप 2 या ग्रुप 3 में एक दिक्कत आ रहा था, ये इम्प्लाइड वाला, वेरिएंस वाला। यहाँ 2 का तो खत्म हो गया एरर, लेकिन 1 में और 3 में काफ़ी है। ओके, तो ये हम कर लेंगे। फिलहाल आई होप मेरे पास एक्सपीरियंस जो है 3 कैटेगरी हैं, इसमें मैं चेक करता हूँ। आई होप शायद इसमें एरर, इसमें भी एरर आ रहा है। ठीक है, एक्सपीरियंस का लेट मी चेक, एटीट्यूड 4 में भी कुछ गड़बड़ है। सो मॉडल, और यहाँ इसको रन कर रहे हैं, ये हमें चाहिए इस तरह का। ठीक है, तीनों ग्रुप में आए। अगर ये तीनों ग्रुप एडमिसिबल नहीं होंगे तो ना तो आपका माइकॉम रन होगा और ना आपका MGA रन होगा। तो ये आपको देखना है कि कौन सी आइटम आपकी प्रॉब्लम कर रही है। लवान के अंदर अगर आप देखें हमारे पास एक प्रोसीजर था, यहाँ प्रोसीजर नहीं है, यहाँ आपको खुद ही एक बार देखना पड़ेगा हिडन ट्रायल से कौन कौन से इशू आ रहे हैं। वंस आपके तीनों ग्रुप एडमिसिबल आ जाएं तब हम यूज करेंगे टेस्ट माइकॉम। तो देखिए अभी तक मैंने क्या किया, 3 ग्रुप बनाए, तीनों को इकट्ठा कर दिया डैट के अंदर। डाटा इज इक्वल टू डैट, मॉडल इज इक्वल टू मॉडल 1, PLS वेइंग स्कीम पाथ है, और टॉलरेंस जो स्टैंडर्ड है। तो ये जब हमने एक बार तीनों को एडमिसिबल हो गए हैं, कोई एरर नहीं है, तो हम टेस्ट माइकॉम, ये जो आउटपुट है इसका, ये डालेंगे .r50 और सीड 2000, कोई भी नंबर डाल सकते हैं।
डॉट आर हमारा रेप्लिकेशंस हैं जो बताता है कि कितने हमें रैंडम सैंपल लेने हैं। नंबर ऑफ बूटस्ट्रैप रेप्लिकेशन डिफ़ॉल्ट 499 है, पर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो अभी मैंने यहाँ के लिए 50 कर दिया। आपको इसे 500 या 1000 ऐसा करना चाहिए। रैंडम सीड टू स्टार्टिंग पॉइंट होता है, आप कोई भी नंबर यहाँ लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद इसने कहा रैंडम सीड नॉट फाउंड, कोई बात नहीं, मैं इससे पहले लिख देता हूँ set.seed 2000, राइट। अब रन करें तो माइकॉम रन हो रहा है। माइकॉम रन होके आपको तीनों टेबल एक साथ दे देगा। तो ये शुरू से देखें। टेबल नंबर 1 कन्फिगरल तो एक प्री कंडीशन है 1 और 2 की। इसका मतलब है कन्फिगरल इनवेरियंस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, कि दोनों के कन्फिगरल में क्या करते थे, स्प्लिट कर देते थे और स्प्लिट करके चेक करते थे दोनों ओके होने चाहिए। सेकंड है कंपोजिशनल, जिसको हम बोलते थे वहां पे मीट्रिक इनवेरियंस। तो यहां पे हमने चेक किया कंपोजिशनल इनवेरियंस है, दोनों में फर्क नहीं है। कंपेयर डाटा 1 डाटा 2, डाटा 1 डाटा 3, 2 और 3, इनको सबको कंपेयर किया। ओके, तो ये एडजस्टेड वैल्यू देता है यहाँ पे। ओके, इसके बाद 3 पे चलते हैं। 3 पे जिसको हम बोल रहे थे स्केलर वेरिएंस। स्केलर में हम चेक करते हैं क्या इनके मीन सेम है, क्या इन तीनों ग्रुप के वेरिएंस सेम है, ये चेक करते हैं। पहले हमने मीन को चेक किया डाटा 1 और 2 में, तो ऑलमोस्ट ये थोड़ी सी कम है 10 से, अदरवाइज 0.505 से तो बड़ी है, ये ओके है। मीन जो है हमारा 1 और 2 का सेम है और वेरिएंस 1 और 2 का सेम है। ओके, 1 और 3 में मीन सेम है और उनके वेरिएंस भी सेम है। 2 और 3 में मीन सेम है और उनके वेरिएंस भी सेम है। तो हमारा एटलीस्ट हम बोल सकते हैं स्केलर इनवेरिएंस है यहाँ पर। स्केलर इनवेरिएंस होल्ड्स ट्रू, क्योंकि सारे ग्रुप्स के मीन और वेरिएंस तीनों ग्रुप के सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। अगर ये डिफरेंस नहीं आता तो हम आगे जा सकते हैं, हम लगाएंगे यहाँ पे टेस्ट एमजीडी। अब टेस्ट एमजीडी में हमें यहाँ पे अप्रोच यूज करनी है क्लेसल। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा हों कैटेगरीज तो हमें यूज करनी है क्लेसल। आर परमुटेशन, अगेन मैं छोटा नंबर ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, सीरियसली काफ़ी, मतलब आपका 4 से 5 मिनट भी ले सकता है ये, डिपेंडिंग ऑन द कितना बड़ा मॉडल है और कितने आप रेप्लिकेशन कर रहे हैं। तो क्लेसल अगर आप यूज़ करते हैं तो ग्रुप से ज़्यादा के लिए। इसकी और भी अप्रोचेज हैं। हेल्प में अगर आप देखें टेस्ट एमजीडी में डॉट अप्रोच, देखिए कहाँ पर है अप्रोच, हमारे पास ऑल है, क्लेसल है, चिन है, स्टार्ट्स के हैं, ये बहुत सारी अप्रोचेज हैं। तो क्लेसल यूज़ की जाती है अगर 2 से ज़्यादा कैटेगरी हो। इन्होंने यहाँ दिया भी होगा अप्रोचेज के बारे में, अप्रोच दिस वन, ये सारी अलग अलग दे रखी है। यही चीज़ इस पेपर में ऑथर्स ने बोली है। इनका ये कहना है कि आप लास्ट में आ जाइए, इनका ये कहना है कि अगर आप ये यूज़ करते हैं, जैसे देखें इन्होंने क्या बताया है, लाइब्रेरी सीसैम पैकेज को 2 तरह से कॉल कर सकते हैं, या तो लाइब्रेरी करके या रिक्वायर करके। फिर इन्होंने स्ट्रक्चर मॉडल डिफाइन किया, दिस डिपेंड्स ऑन दिस, दिस डिपेंड्स ऑन दिस। और फिर मेजरमेंट मॉडल। मेजरमेंट मॉडल में ये वाला जो सिंबल है लेस देन टिल्ड, इसका मतलब है आप कंपोजिट डिफाइन कर रहे हैं, इक्वल टू टिल्ड से आप उसे रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट डिफाइन कर रहे हैं। फिर इन्होंने सिंटेक्स में लिखा कि आप सीसम रन करें डाटा मॉडल से और उनको चेक कर लें। समराइज अगर आप करेंगे तो आपके पास सारा AVE-CR वो सब आ जाएगा। अब सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन इसका ये है कि आप जो अगर मोर देन 2 ग्रुप को यूज़ कर रहे हैं तो पहले डाटा को स्प्लिट कर लीजिए, 3 ग्रुप में डिवाइड किया, उसकी लिस्ट बना दी, और फिर आप एक बार दोबारा रन करेंगे आउट यहाँ से, और आउट के बाद हम यहाँ पे बोलेंगे सीसैम, जहाँ मॉडल लिखा है ये जो डाटा फाइल है, इस डाटा फाइल की जगह मैं DAT लिख दूंगा, और फिर मॉडल रीसैम्पल बूटस्ट्रैपिंग एंड सो ऑन। और यहाँ पे फाइनली जब इसके आउटपुट को मैं लेके जाऊंगा MGD में, टेस्ट MGD में, यहाँ पे अप्रोच क्लेसल यूज करेंगे जो 2 से ज़्यादा ग्रुप्स के लिए बनी है। सो दिस एंटायर पेपर में डिटेल के अलावा इन्होंने ये बताया कि करेंगे कैसे, वो हम करेंगे सीसैम पैकेज के ऊपर क्लेसल मेथड से NDT को ऑपरेट करेंगे। आइए करके देख लेते हैं। हम स्टेप्स एक बार देख लें। मैंने मॉडल रन किया, एडमिसिबिलिटी चेक की, कुछ स्टेटमेंट हटाई, स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करके उसको कंबाइन कर दिया, उन सब तीनों की एडमिसिबिलिटी चेक कर दी, माइकॉम रन किया, सही आ गया है मेरा। अब मैं MGA रन करता हूँ मल्टी ग्रुप एनालिसिस के लिए। मैं पूरा मॉडल एज ए होल चेक कर रहा हूँ, काम करेगा या नहीं काम करेगा, मतलब सारे जितने भी कंस्ट्रक्ट, जितने भी वन साइडेड एरो हैं, क्या वो
तीन कैटेगरी, एक्सपीरियंस की तीन कैटेगरी के लिए सेम है, डिफरेंट है। तो आउट जीडी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मैंने अभी काफ़ी छोटा किया है पर फिर भी ये काफ़ी टाइम लेगा। ये तो रन होगा, इसके बाद ये सोचता रहेगा और कुछ कैलकुलेशन करेगा। फाइनली ये रन हो गया है, मेरा सारा आउटपुट चला गया है एमजीडी में। अब मैं एमजीडी को यहाँ रन कर देता हूँ। एमजीडी ने मुझे बताया ये ओवरव्यू है, इतने परमुटेशन रन हुए हैं, 3000 एडमिसिबल, 100 रिजल्ट एंड सो ऑन। ग्रुप ये साइज है। नल हाइपोथेसिस है, मॉडल इम्प्लाइड इंडिकेटर कोवेरियंस इज इक्वल, मतलब जो भी आपके स्ट्रक्चरल मॉडल हैं वो ऑलमोस्ट सेम है सभी ग्रुप्स के अंदर। अब एक ग्रुप बोल रहा है कि डू नॉट रिजेक्ट, ठीक है, और दूसरा बोल रहा है, दूसरा क्राइटेरिया हमारा डिस्टेंस क्राइटेरिया बोल रहा है कि दोनों में डिफरेंस है। अब क्या करेंगे ऐसे केस में? चलिए, अगर दोनों पे आए डू नॉट रिजेक्ट फॉर, तो ये आ गया कोई मॉडरेशन नहीं है, सारे ग्रुप्स के अंदर हमारे सारे स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप सेम है। अगर एक में या एक से ज़्यादा सबके अंदर डिफरेंस आता है तो हम फ्लो डायग्राम पे चलते हैं। फ्लो चार्ट यहाँ पे बोल रहा है कि आप चेक करें, मॉडल डिफर कर रहे हैं, एनडीटी को यूज़ किया हमने। अगर डिफरेंस आता है तो ये कह रहे हैं फिर आप पेयर वाइज चेक करें। पेयर वाइज का कैसे करेंगे चेक? तो देखिए, मैंने जो यहाँ पे अभी तक कैसे किया था, तीन कैटेगरी बनाई थी, इकट्ठे कर दिए थे। पहले इनकी एडमिसिबिलिटी चेक की, फिर माइकॉम चेक किया, फिर एमजीडी चेक किया। लेट मी डू द सेम। तो मैं यहाँ पे दो कैटेगरी बनाता हूँ, 1 और 2 को एक बार चेक करता हूँ। राइट, डेट, इसकी एडमिसिबिलिटी दोनों ओके है। माइकॉम प्रोसीजर, माइकॉम पे चेक करता हूँ, आई होप ये भी ठीक आना चाहिए। सो माइकॉम की ये वैल्यू चेक करें 0.02। एसएन में थोड़ा सा इशू आ रहा है यहाँ पे, एसएन के अंदर कोई स्टेटमेंट ऐसी है जो एक जैसी नहीं है। खैर, उनको हटाएंगे एसएन की किसी स्टेटमेंट को, और उसके बाद फाइनली हम यहाँ पे एमजीडी रन कर देंगे यहाँ पे। सो आउट एमजीए, इसमें आउटपुट ले लिया, वेरीफाई कर लिया, माइकॉम कर दिया, और इसको हम परमुटेशन में रन करेंगे। अब ये 2 पे काम करेगा कि 2 ग्रुप में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, पर ऑब्वियसली उससे पहले मुझे ये एसएन की स्टेटमेंट ये बता रहा है उनके मीन सेम नहीं है, तो कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसी होगी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको मैं रिमूव कर दूंगा। सो फाइनली एमजीडी रन हो गया है, और अब मैं आउटपुट चेक कर लेता हूँ। आउटपुट में ये बता रहा है कि ग्रुप नंबर 1 और 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक जैसे हैं। सो नाउ आई शुड चेक द 1 एंड द 3 एंड द 2 एंड द 3 टू नो एग्जैक्टली कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, कौन डिफर करते हैं। एक और चीज़ आप इसके बाद करके देख सकते हैं, आप इंडिविजुअल मॉडल को भी रन करके देख सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर पूरा का पूरा यहाँ मैं डेट 3 ग्रुप को कर रहा हूँ, अगर मैं 1 करता हूँ तो देखिए ये 1 का रन किया, तीनों का एक एक, और मैंने इस पर रीसैम्पल भी डाल रखा है, यानी बूट स्ट्रैपिंग भी डाल रखी है, ताकि मुझे पता लग जाए तीनों ग्रुप में एग्जैक्टली क्या आने वाला है। और बाद में मैं उनको एक्सेस करके उनका देख सकता हूँ कि उनका आर स्क्वायर कितना आया, उनका स्ट्रक्चरल मॉडल कितना आया। तो ये भी एक बार मैं करके देख लेता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम ये भी बताएंगे ना कि इन ग्रुप में डिफरेंस है तो कौन से स्ट्रक्चर पे डिफरेंस है। यहाँ तो सिर्फ इसने बताया कि सारे एक जैसे हैं, कोई बात नहीं उसमें तो, लेकिन 1 और 3, 2 और 3 में डिफरेंस किस चीज़ में है, कौन से स्ट्रक्चर में है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये चीज़। राइट, अब देखिए जो 1 का आउटपुट है, या एक एक का आराम से चलते हैं। 1 का जो आउटपुट है, टोटल इफेक्ट को मैं एक बार ले लेता हूँ यहाँ से, टोटल इफेक्ट, और इसको एक्सेल में ले चलें। तो हमें क्या करना है, इसको पेस्ट करें। इसी तरह जो सेकंड है उसका इफेक्ट, इसको ले चलते हैं, और इसी तरह से जो तीसरा है उसका, मैं अभी सिर्फ टोटल इफेक्ट को कर रहा हूँ, आपको ये सबके लिए करना है। इनडायरेक्ट इफेक्ट के लिए भी आर स्क्वायर वगैरह, देखिए ऊपर यहाँ आर स्क्वायर दिए होंगे ना, वीआईएफ वैल्यू, मॉडल फिट है इन सबके, फिर ऊपर ये रो, कितनी तरह की रो, क्रॉनबर्ग अल्फा एक्सेट्रा, आर स्क्वायर। अब पूरी टेबल तीनों की अलग अलग बनेगी। ओके, सो गिव मी अ मिनट। तो मैंने तीनों ग्रुप को, उनके टोटल इफेक्ट को एस्टिमेट पी वैल्यू से यहाँ लिख लिया है। अब आप एक बार कंपेयर करते जाइए। बिहेवियरल इंटेंशन डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड, इस पे अगर हम देखें तो पहले ग्रुप में तो ये नॉट सिग्निफिकेंट है, दूसरे में सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, और तीसरे के अंदर नॉट सिग्निफिकेंट है, यानी सिर्फ ग्रुप 2 में सिग्निफिकेंट है, बाकियों में नहीं। सब्जेक्टिव नॉर्म का इफेक्ट बीआई पे तीनों के अंदर है,
लेकिन ग्रुप 2 में कम है, एक्चुअली फर्स्ट का हाफ है। यहाँ पे अगर एटीट्यूड का इफेक्ट देखें तो सिर्फ दूसरे के अंदर एटीट्यूड का इफेक्ट है, पहले और तीसरे में कोई इफेक्ट नहीं है। सब्जेक्टिव नोन का इफेक्ट तीनों के ऊपर है, पर ये देखिए 24 है, ये हाफ है इसका रफली। और अगर लास्ट में देखें इस पे भी तीनों का इफेक्ट है, ये तो एक्चुअली तीनों में ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है। तो अब आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि कौन लोग ऐसे हैं किस ग्रुप में। एक ग्रुप के अंदर तो ये कौन ग्रुप हैं जो हमारे चेक करें, जिसके हमने जो 3 ग्रुप बनाए थे, तो दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। जिनका एक्सपीरियंस 1 है, इस कैटेगरी वाले लोग, इनका ऐसे मॉडल आ रहा है, 2 वाले ऐसे हैं, 3 वाले ऐसे हैं। इसके बारे में अब आप इंटरप्रिटेशन डिटेल में लिख सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट चेकिंग द सेम विद द एक्सेस, रन कर सकते हैं तीनों को। सो इसका एक बार फ्लो चार्ट हम दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले तो मॉडल को रन करें, उसकी एडमिसिबिलिटी चेक करें, फिर स्प्लिट करें डाटा को, उसमें इंश्योर करना है कि कैटेगरी शायद सेम हो और लार्ज हो, कंबाइन करके सबको रन करें, उसकी एडमिसिबिलिटी चेक करें। अगर एडमिसिबिलिटी नहीं आती तो आपको कंस्ट्रक्ट वाइज कुछ आइटम को देख के उनको हटाना पड़ेगा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। माइकॉम रन करें, माइकॉम आपको ये बताएगा कि वो सारे सेम है या नहीं और कौन सा आइटम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर यहाँ पे एडमिसिबल के बावजूद कौन से, एडमिसिबल होना एक बात है कि एरर नहीं है, माइकॉम ये चेक करता है कि अलग अलग ग्रुप में इज देयर ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस और नॉट। अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो भी उनको आप रिमूव कर देंगे उन आइटम्स को। फिर एमजीए रन करते हैं, 2 है तो कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं, 2 कैटेगरी है तो 2 से ज्यादा पे क्लासल अप्रोच यूज करनी है। अगर डिफरेंस आता है तो पेयर वाइज काम करना है और फिर उनको इंडिविजुअल रन करके उनका इंटरप्रिटेशन लिखना है। सो दिस वाज हाउ टू हैंडल अ मल्टीपल चॉइस वेरिएबल or categorical variable as a moderator in structure equation modeling. So let's stop here. Thank you.